देखो हमने लास्ट क्लास में वैल्यूएशन देखा था फ्यूचर प्राइस का। किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वहां पे दो तरह की सिचुएशन आपके सामने आएगी। एक होगा विदाउट डिविडेंड, जब कोई डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं होगी क्वेश्चन में, तो आपको फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, केवल और केवल टाइम वैल्यू ऐड करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप बोल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही। बताओ यहाँ पे कौन सी कंपाउंडिंग यूज आ रही है? इस फॉर्मूले को देख के आप क्या बोलोगे, कौन सी कंपाउंडिंग यूज आ रही है? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ठीक है, कभी भी कुछ भी अगर नहीं लिख रखा है क्वेश्चन में, तो डेरिवेटिव का जो क्वेश्चन होगा उसको हमेशा हमेशा आप कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग को यूज करके सोल्व करोगे। ठीक है, चलो अब देखो दूसरी तरफ चलते हैं। अगर डिविडेंड हो क्वेश्चन में तो क्या करना है, तो उसके लिए पहले तो आप यहाँ पे ये समझ लो, उसके बाद बात करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर ले लेते हैं, ए कंपनी का एक शेयर है जिसकी आज वैल्यू चल रही है 100 रुपए, और इसकी 3 मंथ्स के बाद, है ना, 3 मंथ्स के बाद की हमें फ्यूचर प्राइस निकालनी है आज ही। तो क्या करें इसमें, बोलो? 100 रुपए में टाइम वैल्यू ऐड कर दूं मैं, ईआरटी कर दूंगा, आ जाएगा काम? बोलो, अगर 100 में ईआरटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगी फ्यूचर प्राइस। इसको हम बोलेंगे थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस, 3 मंथ थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। ठीक है, मैं एक बार दे देता हूँ आपको। रेट है सपोज 12%, तो एक बार कैलकुलेट करके बताओ मुझे 3 मंथ थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस क्या आएगी? फटाफट से कैलकुलेट करो। अगर यहाँ पे R 12% हो तो 3 मंथ थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस क्या होने वाली है? ये आएगी आपकी 103.045। ठीक है, अब देखो मान लेते हैं कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दे रही है 2 रुपए का। तो डिविडेंड का इम्पैक्ट क्या होता है शेयर प्राइस पे? क्या डिविडेंड का शेयर प्राइस पे कोई इम्पैक्ट आता है क्या? नो इम्पैक्ट, रॉन्ग आंसर। डिविडेंड देने से क्या होता है? म्यूचुअल फंड का चैप्टर याद करो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कंपनी अपनी जेब से कोई पैसे निकाल के दे रही है तो शेयर होल्डर्स की वर्थ कम नहीं होगी क्या? प्राइस इंक्रीज होगी डिविडेंड देने से, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी तो फिर तो कंपनी बांट देगी डिविडेंड एक ही दिन में सारा। सोचो आप बोल रहे हो डिविडेंड देने से शेयर की प्राइस बढ़ती है, तो कंपनी तो सारा डिविडेंड बांट देगी ऐसी एक ही दिन में, शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी उसकी। तो जितने रुपए का डिविडेंड देंगे उतने रुपए से आपके शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है ना। वैल्यू या प्राइस ऑफ शेयर फॉल्स। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा डिविडेंड का डायरेक्ट इंपैक्ट है आपके शेयर प्राइस पे। जितने रुपए का डिविडेंड होगा उतने रुपए से शेयर की प्राइस डाउन हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने म्यूचुअल फंड में दे रखा है आपको। जैसे ही आप अपने असेट्स में से, कैश में से डिविडेंड पे करोगे, तो आपकी असेट साइड कम हो जाएगी। असेट साइड कम होने से आपकी कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो कम होगा तो अल्टीमेटली आपकी कंपनी की जो वर्थ है, नेट असेट है, वो कम हो जाएगी। अब इसी का इम्पैक्ट आपको डालना है इस फ्यूचर प्राइस पे। देखो अगर कोई डिविडेंड नहीं होता तो आप बोलते फ्यूचर प्राइस 103.045 है, पर अगर यहाँ पे डिविडेंड है तो आप इसी दिन की तो एस्टिमेशन लगा रहे हो ना। इस दिन की फ्यूचर प्राइस 103.045 है, लेकिन अगर डिविडेंड देना है 2 रुपए का, तो फ्यूचर प्राइस क्या हो जाएगी? 101.045। तो सिंपल सा कंसेप्ट है,
जितना डिविडेंड है वो आपको लेस करना है आपकी थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस से। क्लियर? और देखता हूं, देखो मैं इसको एग्जांपल और देके समझते हैं एक बार। इसको करने के दो तरीके हैं, पहले जो करना है वही तरीका मैं बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव बाद में बताऊंगा। दिस इज 0, दिस इज 3 मंथ, है ना। आज मान लेते हैं एक शेयर की स्पॉट प्राइस चल रही है 100 रुपीज, और 1 मंथ आफ्टर कंपनी ने 2 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस कर रखा है। अब एक बार फ्यूचर प्राइस को भूल जाओ, अगर मुझे आज ही इसमें डिविडेंड एडजस्ट करना हो, देखो 100 रुपए की वैल्यू आज चल रही है, एक महीने बाद जो भी वैल्यू होगी शेयर की उसमें से 2 रुपए डाउन होंगे आपका शेयर प्राइस। फॉर एग्जाम्पल अगर एक महीने बाद शेयर की प्राइस 101 रुपए हो जाती है, तो डिविडेंड देने से वो प्राइस कितनी हो जाएगी? 99 हो जाएगी। पक्का? बोलो, क्या ये कैलकुलेशन सही है क्या? 100 रुपए का आज शेयर है, वो एक महीने बाद अगर 101 का हो गया और वहां पे अगर कंपनी 2 रुपए का डिविडेंड देती है तो वो प्राइस कितनी हो जाएगी? वो प्राइस 99 हो जाएगी। लेकिन मुझे क्या करना है, इस 2 रुपए का एडजस्टमेंट आज ही करना है। तो आज ही करना है तो मैं क्या बोलूंगा, अब आप पहले ईआरटी की वैल्यू कैलकुलेट करके रखो ताकि आपको टाइम नहीं लगे। फटाफट से, अगर R12% है तो आप ईआरटी एक महीने की वैल्यू कैलकुलेट करो। यहाँ पे लिख देते हैं हम, ताकि ईआरटी 0.12 इंटू 1/12 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ कितनी आएगी एक महीने की वैल्यू। और ईआरटी 3 महीने की भी निकाल के रखो, 0.12 इंटू 3/12, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ पहले। फ्यूचर प्राइस नहीं बतानी बेटा, ईआरटी की वैल्यू बतानी केवल। 1.01005, ठीक है। ये तो आपके एक महीने की आ गई, 3 महीने की निकालो। वन 1.03045 ये आएगी क्या? जीरो 0.46 आएगी, ठीक है। ये लो जी, 6 कर देते हैं इसको। चलो अब समझ लेना, मैं बोल रहा हूँ इस डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज ही करना है। तो ये डिविडेंड कब मिलने वाला है? एक महीने बाद मिलने वाला है। इस डिविडेंड को क्या आप पीछे ला सकते हो क्या? ये सब चीजें अब आपको आनी चाहिए। आगे ले जाना फ्यूचर वैल्यू, पीछे लाना प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर 2 रुपए फ्यूचर वैल्यू है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी बताओ? 2 रुपए को पीछे लाने के लिए क्या करूं, डिवाइड कर दो ईआरटी से, और एक महीने का ईआरटी आपने निकाल ही रखा है, 1.98 आएगा। जिसको नहीं आए वो तभी बता देना। किसी भी वैल्यू को आगे ले जाने का वो भी सिखा रखा है मैंने आपको, उसको पीछे लाना वो भी सिखा रखा है मैंने आपको। तो देखो इसको आप बोलते क्या टेक्निकली, दिस इज कम डिविडेंड प्राइस, दिस इज कम डिविडेंड प्राइस, दिस इज डिविडेंड। तो ये हो जाएगी आपकी एक्स डिविडेंड प्राइस, है ना। या इसको एडजस्टेड स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं, एडजस्टेड स्पॉट प्राइस, ठीक है ना। जो नाम देना वो दे सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 98.02। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं आपको बोलता हूं जो शेयर आज 100 रुपए का है, अगर उसमें डिविडेंड एडजस्ट कर दिया जाए तो वो शेयर की आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए डिविडेंड के बाद, उसको बोला जाता है एक्स डिविडेंड प्राइस। तो वो आपकी हो जाएगी 98.02। अब ये जो प्राइस है इसमें हमने डिविडेंड का इफेक्ट क्या कर दिया, लेस कर दिया। इसको यूज करके अगर आप फ्यूचर की वैल्यू निकालोगे 3 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, तो वो आपकी डिविडेंड क्या इफेक्ट के बाद की फ्यूचर प्राइस आ जाएगी। क्या करें, 98.02 इंटू ईआरटी,
3 महीने का ईआरटी आपने निकाल रखा है, करो कैलकुलेट। कितना आएगा? वन 101.00656 होगा फिर। देखो कैलकुलेशन वाइज तो कोई दिक्कत नहीं लगती मेरे को इसमें, आपको कुछ कंसेप्ट में कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। दिमाग में बात क्या रखनी है, डिविडेंड देने से शेयर प्राइस डाउन होती है, क्योंकि शेयर प्राइस डाउन होती है तो फ्यूचर की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, शेयर प्राइस से। तो पहले आपको क्या करना है, शेयर प्राइस को एडजस्ट करना है डिविडेंड के इफेक्ट से। ठीक है, मतलब एडजस्टेड स्पॉट प्राइस आपको कैलकुलेट करनी है। वो कैसे करनी है, अगर डिविडेंड 1 महीने बाद मिलने वाला है तो उसको 1 महीने की ईआरटी से पीछे लाओ और उसको स्पॉट रेट से लेस कर दोगे तो ये एडजस्टेड स्पॉट प्राइस आ जाएगी, और इसको यूज करके फिर आप फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट कर लो। तो कंसेप्ट जो माइंड में रखना है वो क्या, कि डिविडेंड देने से शेयर प्राइस फॉल होती है, इतनी सी बात माइंड में रहेगी तो काम हो जाएगा। बोलो ओके क्या? ठीक है, तो देखो करना इसी तरीके से हमको सॉल्यूशन। अब अगर इसका फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने क्या किया यहाँ पे देखना, अगर ये 98.02 को भी मैं फॉर्मूले के बेसिस पे लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, देखो 3 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू, ये 98.02 कहां से आया, ये आया S0 डिवाइडेड बाई ERT से। ठीक है, और बाद में क्या कर दिया मैंने, ERT। तो जो फॉर्मूला था S0 इंटू ERT उसमें इस तरीके से फॉर्मूला बन गया, पर डिफरेंस है, ध्यान रखने की बात है, यहाँ पे जो t की वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, अगर इस एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ तो t होगा 3 मंथ्स, यहाँ जो t होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 1 मंथ। मतलब ये वाला t तो डिविडेंड के बेसिस पे आएगा और ये वाला t टाइम टू एक्सपायरेशन के बेसिस पे आएगा, टाइम टू एक्सपायरी। अब रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है कितना टाइम पीछे लाना है उससे डिवाइड करना है, कितना टाइम आगे ले जाना है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पीछे लाना था हमें 1 महीने, तो 1 महीने की ईआरटी से डिवाइड किया, इसको हमें 3 महीने आगे ले जाना है तो हमें 3 महीने की ईआरटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, अब इसका अल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ, जिसको माइंड में डालना हो वो डाल लेना, अदरवाइज इग्नोर कर देना। ठीक है ना, उसको कभी भी यूज नहीं करेंगे हम क्वेश्चन। मैं ऐसे भी तो कर सकता था यहाँ पे कि इस डिविडेंड को 2 महीने आगे ले जाऊं, है ना, और इस 100 रुपए को डायरेक्टली 3 महीने पे ले जाऊं और इसमें से ये डिविडेंड वाली वैल्यू लेस कर दूं। आ रही बात समझ में? कर सकते हैं ऐसा भी। बात तो एक ही है, अल्टीमेटली तो हमें 3 मंथ्स के एंड पे पहुंचना है, वो चाहे कैसे भी पहुंच जाओ। पहले डिविडेंड को 0 पे बुला लो, दोनों को एडजस्ट करने के बाद 3 महीने पे पहुंचा दो, या डिविडेंड को इंडिविजुअली 3 महीने पे पहुंचा दो, स्पॉट प्राइस को 3 महीने पे पहुंचा दो और दोनों का डिफरेंस निकाल दो। ऐसे करोगे तो भी आंसर यही आने वाला है, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। बट ऐसा हम नॉर्मली नहीं करेंगे। ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन हो जाएगा, दिखाने का तरीका अलग हो जाएगा, आंसर वही आएगा। पर अगर डिविडेंड 3 मंथ पर ही हो, अब देखना है यहाँ पे ये वाली सिचुएशन बताना मेरे को, इसमें क्या करोगे आप, ये 0 ये 3 मंथ, यहाँ S0 चल रहा है 100 रुपीज, यहाँ पे डिविडेंड दे रखा है 3 महीने पे 2 रुपए का। अब मुझे बताओ, क्या पहले मैं ऐसा करूं क्या, डिविडेंड को पीछे लाऊं 3 महीने, इसमें से एडजस्ट करूं और फिर इस पूरी वैल्यू को वापस 3 महीने आगे ले जाऊं,
ऐसा करोगे तो भी सही है। बाकी आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 100 इंटू ERT करो और माइनस डिविडेंड कर दो। तो ये सब चीजें लॉजिकली समझी हुई होगी तो आप अपने आप चेंज कर सकते हो चीजें, अदरवाइज तो फिर जैसा रट रखा है वैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे इसको डिविडेंड को पीछे लाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला लिखते हैं एक बार इसका, और किसी के डाउट हो तो मेरे को बता देना और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। विद डिविडेंड होगा तो आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज इक्वल्स टू S0, ठीक है। S0 तो है ही, इसमें से माइनस करना है डिविडेंड की पीवी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिविडेंड डिवाइडेड बाई ERT, ठीक है जी। इससे क्या आ जाएगी, एडजस्टेड स्पॉट प्राइस आ जाएगी, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ERT से। सही है फॉर्मूला। इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज क्या हो रही है, दिस पोर्शन, इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड स्पॉट प्राइस, ठीक है। ये एडजस्टेड स्पॉट प्राइस होगी, और ये क्या है आपका, ये आपका है टाइम वैल्यू फैक्टर। गौरांग ने लिखा है नो, किस चीज के लिखा है, किस चीज के लिए नो लिखा है गौरांग, समझ में नहीं आया आपको। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो, कोई इश्यू नहीं है। चीज बहुत सिंपल सी है, समझ में आ जाए तो ही मजे आएंगे, अदरवाइज सब काम बिगड़ जाएगा आपका। जिसको भी नहीं आया वो बता दो आराम से खुल के। देखो दो तरीके हो गए अब आपके पास, डिविडेंड नहीं दे रखा तो बहुत सिंपल है, दिस इज योर स्पॉट प्राइस, दिस इज योर टाइम वैल्यू फैक्टर, ठीक है। डिविडेंड दे रखा है तो क्या करना है, पहले स्पॉट प्राइस में से डिविडेंड लेस कर दो। अब डिविडेंड पूरा लेस नहीं करना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेस करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालना अब आपको आ गया होगा, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूं। दिस इज पीवी ऑफ डिविडेंड। अब अगर क्लियर है तो इसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए उसकी। देखो 1 2 3 क्वेश्चन हमने, अच्छा ये क्वेश्चन आपने कर लिया कि पूरा थर्ड, थर्ड क्वेश्चन दिया था ना आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आगे सबके आंसर मैच हो गए। ठीक है। तो उसका अलग से क्वेश्चन नहीं दे रखा है इन्होंने, एक्चुअल में आर्बिट्रेज के साथ ही दे रखा है, तो कोई बात नहीं, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आर्बिट्रेज बाद में कर लेंगे इसका। देखो इलस्ट्रेशन 5 है, एक बार इसको हम सोल्व कर रहे हैं केवल और केवल वैल्यूएशन करने के पर्पज से। देखो कंप्यूट द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस निकालनी है आपको ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज फॉर 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गलत लिखी हुई है, इसको काट दो आप। ये यहां से क्वेश्चन से कट करना है आपको, अब रीड करना है। कंप्यूट द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और डी लिमिटेड। ए लिमिटेड की स्पॉट प्राइस दे रखी है हमें, डिविडेंड एक्सपेक्टेड दे रखा है 50 रुपीज का, डिविडेंड कब मिलने वाला है, 2 महीने के बाद में। और फोर्थ कॉलम को छोड़ दो एक बार आप,
और आपको रेट दे रखी है 9% की। चलो अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या, पहले ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम। ए लिमिटेड के लिए हमें कैलकुलेट करना है 6 मंथ थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, S0 माइनस डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ERT। ठीक है, S0 कितना है लिमिटेड का, 4550 माइनस, देखो डिविडेंड कितना मिलने वाला है 50 रुपीज का, तो 50 रुपीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ई आर क्या लेंगे 9%, टाइम कितना लेंगे चलो बताओ, टी कितना लूंगा मैं यहाँ पे, डिविडेंड कितने टाइम बाद मिलने वाला है आपको, देखो डिविडेंड 2 महीने बाद मिलने वाला है ना, तो हमें डिविडेंड को 2 महीने पीछे लाना है। यही बताया था मैंने अभी आपको डायग्राम में, डायग्राम याद रखा करो हमेशा। यहाँ डिविडेंड मिलने वाला है तो इसको पीछे लाना है 2 महीने, तो 2 महीने की ERT लेनी है हमें 2/12। अब देखो यहाँ जो एडजस्टेड स्पॉट प्राइस आएगी, इसको आगे कितने महीने ले जाना है हमें, इसको आगे ले जाना है 6 महीने, तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ERT कितनी लेंगे हम, आर तो वही हो जाएगा 9 × 6/12। आ रहा है समझ में, करो कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करके बताओ कितनी वैल्यू आएगी। आगे ले जाने वाला टाइम कैसे पता चला, ये देखो दे रखा है ना 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट दे रखी है, आपको थ्योरेटिकल रेट पूछा है उसने, तो उसने बता नहीं रखा कब की थ्योरेटिकल निकालनी है, पर 6 मंथ की एक्चुअल दे रखी है तो 6 मंथ की ही थ्योरेटिकल निकालनी है। ठीक है, आर्बिट्रेज अभी पढ़ेंगे ना, आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है एक्चुअल में, मैं इसका डेटा यूज कर रहा हूँ आपको कैलकुलेट करवाने के लिए। फोर 707.93 सही है क्या ये, ठीक है ये आ रही है सबकी, तो ये आपकी हो जाएगी थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। ठीक है, चलो अब एक बार कुछ क्वेश्चंस में लिखा देता हूं आपको इसके, आप कॉपी में नोट करो सेपरेटली कैलकुलेशन करने के। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो जैसे हम शेयर्स का फ्यूचर पढ़ रहे हैं ना, एज इट इज कॉमोडिटी का फ्यूचर्स भी हो सकता है, शेयर्स का फ्यूचर हो कॉमोडिटी का फ्यूचर हो कोई डिफरेंस नहीं है, आपको कैलकुलेशन एक ही तरीके से करनी है। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, लॉजिक पता है तो आराम से हो जाएगा। देखो स्पॉट प्राइस दे रखी है, मान लेते हैं हमें स्पॉट प्राइस ऑफ ए लिमिटेड शेयर, एक बार शेयर का लिख रहा हूं मैं, ए लिमिटेड शेयर की स्पॉट प्राइस है 200 रुपीज, रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 9%, चलो इसी से कर देते हैं सारे क्वेश्चन, 9%, और डिविडेंड expected at T3 equal to 5 rupees, calculate 6 month theoretical
फ्यूचर प्राइस। चलो फटाफट कैलकुलेट करते रहो, 3-4 एग्जाम्पल लिखा देता हूँ जिसमें हर तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा S0 माइनस डिविडेंड अपॉन, ये डिविडेंड कितना है, दिस डिविडेंड इज 3 पे ना, तो D3 हो गई, डिवाइड बाई ERT। यहाँ पे R 0.09 होगा, T कितना होगा 3/12 इंटू ERT। चलो सब लोग कैलकुलेट करेंगे। निकालो कितना आता है। टू 204.09, ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब देखो थोड़ा थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन होगा आपके हर क्वेश्चन में, तो अच्छे से देखते जाओ, पकड़ते जाना जो लॉजिक है उसका। यहाँ पे क्या किया है देखो, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने डिविडेंड का अमाउंट दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है, डिविडेंड यील्ड दे रखा है। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या होता है, परसेंटेज में दे रखा है 3%, मतलब 500 रुपए का 3% डिविडेंड होगा आपका, ठीक है, पर वो पूरे साल का है, पर एनम का डेटा होता है। हमेशा जब भी रेट दी हुई आती है वो पर एनम होती है। अब इसमें करें क्या हम, अगर आप सोचोगे, देखो आज अगर आप 500 रुपए का शेयर लोगे, बताना मुझे, टाइम वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। अगर आज कोई पर्सन 500 रुपए का शेयर लेता है, तो एक तो उसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, है ना, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, और डिविडेंड क्या होगी उसके लिए, इनकम। डिविडेंड कॉस्ट 9%, सॉरी इंटरेस्ट कॉस्ट 9% है, डिविडेंड इनकम 3% है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या नेट कॉस्ट कितनी है उसकी, 6%। ईआरटी में जो आर होता है वो क्या होता है मुझे बताओ, आर इज कॉस्ट और समथिंग एल्स। आर का मतलब कॉस्ट ही तो है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे लगा सकते हैं हम सिंपल सा लॉजिक, अगर डिविडेंड यील्ड दे रखी हो हमें, तो हमें थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर देना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। अब ये सारे फॉर्मूले आप ये नहीं बोल सकते अलग अलग है, फॉर्मूला वही है, आप थोड़ा सा लॉजिक के साथ करना है। S0 इंटू ER माइनस डिविडेंड यील्ड इंटू T, इस तरीके से आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो ये आप आराम से अलग अलग फॉर्मूला मान के लिखो तो वैसे लिख लो, कोई इशू नहीं है। 500 इंटू E की पावर 0.09
-0.03 और टी कितना दे रखा है हमें 6/12। लो जी, इसको सॉल्व करो फटाफट। सिंपल सा लॉजिक माइंड में डाल लो, जो कॉस्ट है वो आर है, अगर कोई एडिशनल कॉस्ट दे रखी है तो आर में ऐड कर दो, अगर कोई इनकम दे रखी है तो आर में से लेस कर दो। परसेंटेज वाइज दे रखी है तो आर में ट्रीटमेंट करो, परसेंटेज वाइज नहीं दे रखी है तो S0 में ट्रीटमेंट करो। तो देखो डिविडेंड की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने दोनों बता दिया आपको। डिविडेंड अमाउंट में लिखा हुआ आएगा एग्जाम्पल नंबर 1, डिविडेंड परसेंटेज में लिखा हुआ आएगा एग्जाम्पल नंबर 2। आंसर कितना आ रहा है 515.23, 515.23। ठीक है, क्लियर है यहां तक? थर्ड एग्जाम्पल पे आ जाऊं, एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं शेयर्स का नहीं ले रहा, कॉमोडिटी का ले रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 3 मान लेते हैं स्पॉट प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। ठीक है, 3,000 रुपए। अब देखो कॉमोडिटी जब होती है ना, मान लेते हैं आज आप कॉमोडिटी खरीदोगे तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट लगती है आपकी। तो एक तो आपको रेट बता रहा हूं मैं, रेट है 9%, एक साथ में इसकी कैरिंग कॉस्ट दे रखी है हमें। अगेन वही दो चीजें होती है, जैसे शेयर्स में डिविडेंड हमारे लिए इनकम है, बताओ कॉमोडिटी में कैरिंग कॉस्ट हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, एक्सपेंस होगा, तो इसको आर में ऐड कर देंगे हम। कैरिंग कॉस्ट सपोज दे रखी है 2% की, कैलकुलेट मान लेते हैं भाई 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। लो जी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज इक्वल्स टू S0 इंटू ई की पावर आर प्लस कैरिंग कॉस्ट इंटू टी। बस हो गया काम। तो करो 3000 इंटू ई की पावर 0.09 प्लस 0.02 इंटू 6/12 कितना आएगा? सीसी ऐड क्यों किया? देखो 9% क्या है हमारी कॉस्ट है ना, 9% क्या होती है इंटरेस्ट कॉस्ट, 2% क्या है कैरिंग कॉस्ट, दोनों कॉस्ट है तो दोनों कॉस्ट को ऐड कर दिया हमने। डिविडेंड हमारे लिए इनकम होती है तो डिविडेंड को लेस करते हैं, कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट हमारे लिए कॉस्ट होती है तो उसको ऐड करते हैं। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3169.64। एग्जाम्पल नंबर 4, कैरिंग कॉस्ट जैसे अभी परसेंटेज में लिखी हुई थी ये अमाउंट में भी आ सकती है। तो मान लेते हैं स्पॉट प्राइस दे रखी है आपको, स्पॉट प्राइस सपोज 1000 रुपीज, फिर उसके बाद में हमें दे रखा है रेट 9%, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है सपोज 30 रुपीज, कैलकुलेट 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। अब एक बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप बता सकते हो क्या मुझे किस तरीके से सोल्व होगा ये? क्या ये आर में ऐड करना पड़ेगा क्या, इतना बताओ पहले तो। क्या इसको आर में ऐड करना सही होगा? नहीं होगा। जैसे डिविडेंड के अमाउंट का ट्रीटमेंट किया था ना, एज इट इज ट्रीटमेंट इसका कर दो। कैसे? 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, डिविडेंड हमने लेस किया था S0 में से, कॉस्ट हम ऐड कर देंगे। आधी बात समझ में? पर ऐसे नहीं करेंगे। देखो कॉस्ट तो ऑलरेडी कहां से, बताओ मुझे, बताओ कैरिंग कॉस्ट कब से स्टार्ट होगी, कैरिंग कॉस्ट कब से स्टार्ट होगी? T0 से होगी या बाद में से होगी?
T0 से होगी वो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, S0 प्लस कैरिंग कॉस्ट इंटू ERT, सिंपल। क्योंकि इस कैरिंग कॉस्ट को पीछे लाने की जरूरत ही नहीं ना, तो ऑब्वियस पहले से ही T0 पे ही है। तो S0 आपका हो गया 1000 प्लस 30 रुपीज की कैरिंग कॉस्ट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ERT से। R कितना है 0.09, T कितना है 6/12। ये लो जी। इसको क्वेश्चन में ऐसे कर लेना, पेएबल एट T0। हो सकता है आपको लिखा हुआ आ जाए कैरिंग कॉस्ट पेएबल एट T6, तो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा आंसर। ये लो 1077.41। एक लास्ट एग्जाम्पल और लिखा रहा हूँ यहाँ पे इसी में, एग्जाम्पल नंबर 5। एज इट इज क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। स्पॉट प्राइस 1000, रेट 9%, कैरिंग कॉस्ट ₹30, पेएबल एट T6, और आपका आ जाएगा कैलकुलेट 6 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। चलो अब कौन बता सकता है मुझे यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा? जिसको टाइम वैल्यू समझ में आ रहा है वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं यहाँ पे। बताओ क्या डिफरेंस आएगा? कैरिंग कॉस्ट इंटू ERT नहीं करेंगे। कैरिंग कॉस्ट की टाइम वैल्यू होगी नहीं ना अब इसमें। इसमें क्या करना है, हमें सिंपल आंसर निकालना है और 30 ऐड कर देना है, क्योंकि 30 तो ऑलरेडी 6 महीने पे है, उसमें टाइम वैल्यू ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। इसको कैसे करेंगे हम, S0 इंटू ERT जैसे हम नॉर्मली करते हैं वो, प्लस 30 कर देंगे लास्ट में, है ना, क्योंकि 30 तो ऑलरेडी 6 महीने पे खड़ा है। देखो S0 T0 पे है, इसको 6 महीने पे ले जाने के लिए हम ERT से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 30 अमाउंट तो ऑलरेडी 6 मंथ्स पे खड़ा है, ठीक है, तो इसमें कोई टाइम वैल्यू ऐड नहीं करनी। ये लो, अब निकालो कितना आता है। $1076.03। ठीक है, आगे समझ में? देखो 5 एग्जाम्पल मैंने लिखाए हैं आपको, ये सारे इस फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा सा स्लाइट वेरिएशन है। कंसेप्ट एक ही है, सबको आपको एंड पे पहुंचाना है। 6 महीने की थ्योरेटिकल पूछा है तो 6 महीने की ERT लगा दो, 5 महीने का थ्योरेटिकल है तो 5 महीने की ERT लगा दो। मतलब S0 को आपको फ्यूचर में पहुंचाना है। अब साथ में जो चीज दे रखी होगी उसको भी पहुंचाना है। उसको पहुंचाने का क्या तरीका है, अगर कोई डिविडेंड बिटवीन दे रखा है, मतलब 0 और एक्सपायरी डेट के बीच में कोई डिविडेंड है, तो पहले इसको 0 पे ले आओ और फिर साथ में इसको एंड पे पहुंचा दो। ठीक है, चलो धीरे धीरे और क्वेश्चन करेंगे तो वहां पता लग जाएगा आपको समझ में आया या नहीं है। लो जी, ये तो हो गई आपकी वैल्यूएशन का पार्ट। अब वैल्यूएशन के आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है आपका स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन कैसे करते हैं, देखो फ्यूचर से स्पेकुलेशन करना बहुत इजी सा काम है। एग्जाम्पल से समझ लो इसको। मान लेते हैं मिस्टर ए बॉट रिलायंस
अगस्त फ्यूचर bought 1000 quantity of Reliance August future at the rate of 2000 on 13th August 2020। ठीक है, क्या किया मिस्टर ए ने? 1000 रिलायंस अगस्त फ्यूचर खरीदा है 2000 में ऑन 13th अगस्त। कैलकुलेट गेन ऑब्लिक लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट if on expiry that is 27th August 2020। देखो मैं रियल डेटा ही दे रहा हूं, 27 अगस्त को अगर गेन लॉस निकालना है आपको, इफ ऑन एक्सपायरी स्पॉट प्राइस, ये स्पॉट नहीं बोलते हैं, इसको फ्यूचर ही बोल देता हूँ। इफ ऑन एक्सपायरी प्राइस इज 2200, बी प्राइस इज 2500, सी प्राइस इज 1800। चलो एक बार आप ट्राई करके मेरे को बताओ तीनों आंसर। एक बार ट्राई करना है, जिससे हो सकता है वो ट्राई करो। बहुत सिंपल है ये तो, जैसे आपने कोई चीज खरीद रखी है उसको वापस सेल करना है। फ्यूचर में आप जो भी करोगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर प्लस कर रखा है तो आपको उसको दोबारा सेल करना ही पड़ेगा। ₹2,00,000 का फर्स्ट का आपने बोला 2,00,000, क्या प्रॉफिट या लॉस? ₹2,00,000 प्रॉफिट, 5,00,000 प्रॉफिट, 2,00,000 लॉस। सबका आगे क्या? ठीक है, देखो क्या करना होता है। पहले तो एक नोट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, उसको ध्यान रखना। वी हैव इग्नोर्ड इंटरेस्ट कॉस्ट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट भी नहीं लिए एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी नहीं ली। देखो ये T0 है और ये आपका 27 अगस्त है, ये आपका 13 अगस्त है, ये 13 अगस्त है, वो 27 अगस्त है। इस दिन आपने क्या किया है, अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना होता है। F प्लस, प्लस का मतलब क्या होगा? प्लस का मतलब होगा यहाँ पे बाय, माइनस का मतलब होगा सेल। ये टेक्निकल शब्द है, इसको ध्यान रखना। स्टॉक मार्केट में प्लस बोलोगे तो बाय, माइनस बोलोगे तो सेल।
ठीक है, एक और नाम होता है इसका, बाय को लॉन्ग भी बोलते हैं, सेल को शॉर्ट भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो देखो एफ प्लस किया था आपने, एफ प्लस किया था आपने कितना, 1000 एफ प्लस किए थे एट द रेट ऑफ 2000। तो यहाँ पे आपको एफ माइनस करना ही पड़ेगा, और 1000 एफ आप यहाँ पे माइनस करोगे क्या रेट पे, 2200 रुपए पे। तो देखो यहाँ पे जब एफ प्लस किया था तो आउटफ्लो कितने का हुआ था, इसको ऐसे नहीं लेके हम केवल नेट निकाल देते हैं। ठीक है, देखो 2000 में कोई चीज खरीदी थी, 2200 में बेचेंगे तो 200 का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे आपने बताया था प्रॉफिट हुआ है 1000 इंटू डिफरेंस 200 का, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है जी। इसी तरीके से आपको बी निकालना है, बी में भी प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे 500 रुपए का गैप आया, तो 1000 इंटू 500, तो ये हो गया आपका 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट। और सी में आपको लॉस हुआ है, 200 रुपए का गैप आया है नेगेटिव साइड में। चलो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन लिखा है हमने, इसमें एक चीज इग्नोर की है, वो क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इसी में एक क्वेश्चन और देता हूं जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट डालते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ठीक है, देखो अब की बार मैंने क्या लिखा है, मिस्टर ए बॉट 1000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एट द रेट ऑफ 100 ऑन 13th August 2020. After 1 month, he sold the shares at the rate of 105. इंटरेस्ट रेट आपको दे रखी है 10% पर एनम। कैलकुलेट गेन ऑब्लिक लॉस। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखो हमेशा आपको मान के चलना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा डेरिवेटिव का, आपको मान के चलना है आपने अपनी जेब से कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर रखी है। तो देखो अगर 13 अगस्त को आप 1000 शेयर खरीदोगे तो वो पैसे कहां से आएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं T0। T0 पे 1000 शेयर खरीदने हैं आपको, देखना है यहाँ पे एक टेबल बनेगी, फॉर्मेट 2 कॉलम बनेंगे, पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज। ठीक है जी। यहाँ पे आपने लिखा बाय 1000 शेयर्स, 1000 शेयर खरीदे हैं आपने, तो 1000 शेयर खरीदने से 100 रुपए में खरीदा है, तो 1 लाख रुपए का क्या होगा, आउटफ्लो होगा क्या, 1 लाख रुपए का आउटफ्लो हो गया, पर 1 लाख रुपए आएंगे कहां से, तो हमें यहाँ पे लिखना है सेकंड पॉइंट, बोरो रुपीज 1 लाख फॉर 1 month एट द रेट ऑफ
10% पर एनम देयर कंट्रोल चेक। हाँ जी, 1 लाख रुपए बोरो कर लिए तो मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए। बताओ इस दिन मेरा नेट रुपी इनफ्लो आउटफ्लो कितना होगा? 0। ये आपको हमेशा करके चलना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी पैसे इन्वेस्ट जेब से नहीं करने हैं। देखो अब आ जाओ T1 पे। एक महीने बाद, एक महीने बाद क्या करेंगे हम? पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज। एक तो जो शेयर्स ले रखे थे उनको बेच दिया हमने, सेल शेयर्स एट द रेट ऑफ 105। तो यहां से तो 1,05,000 रुपए का इनफ्लो हो जाएगा। दूसरा, रीपे द लोन। देखो लोन रीपेमेंट कितना होगा? 1 लाख रुपए का लोन लिया था इंटू ई, आर कितना दे रखा है 0.10 इंटू 1/12। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको वापस बोला है, जब भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन करोगे तो आपको ईआरटी वाला ही कंसेप्ट लगाना है। लो जी बताओ कितना आएगा, कितना अमाउंट रीपे करेंगे हम? तो ये आपका आ जाएगा नेट गेन। ये आ रहा है आपका 1,08,37। ठीक है, इसको लेस कर दो, ये माइनस में आ रहा है, तो ये आ जाएगा 4,163 रुपीज। ये आपका नेट गेन हो गया। देखो इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लेते तो आप बोलते 5,000 रुपए का गेन हुआ है, इंटरेस्ट कॉस्ट ले ली हमने तो प्रॉफिट हुआ है 4,163 रुपए। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज इसमें रह गई, वो है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको कभी भी क्वेश्चन में नहीं आती, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का कोई पंगा नहीं है। इंटरेस्ट कॉस्ट हमेशा आएगी, तो उसका ट्रीटमेंट ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी किया है। चलो, तो स्पेकुलेशन एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी है, इतना इजी कंसेप्ट नहीं आता। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट है, वो है आर्बिट्रेज। अभी टाइमिंग नहीं है इतना, तो आर्बिट्रेज कल से स्टार्ट करेंगे हम। हो गया सबका? ठीक है, देखो आर्बिट्रेज का टॉपिक तो कल से स्टार्ट करेंगे। अभी एक दो बात मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या लिखा था? एग्जाम्पल 1 में मैंने बोला था फ्यूचर परचेज सेल किए। तो एक ये चीज अच्छे से ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चंस में, कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है या शेयर की बात कर रहा है। फ्यूचर और शेयर दोनों अलग अलग चीजें होती है, मैंने आपको समझा रखा है। फ्यूचर डेरिवेटिव है, शेयर आपका डेरिवेटिव नहीं है, शेयर आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक्चुअल में ओनरशिप क्रिएट होती है। ठीक है, फ्यूचर जब आप खरीदते हो और शेयर जब आप खरीदते हो, उनमें एक डिफरेंस तो आपको पता है, एक डिफरेंस और क्या होता है?
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शेयर और फ्यूचर। रिलायंस का शेयर खरीदना और रिलायंस का फ्यूचर खरीदने में क्या डिफरेंस है? मान लेते हैं रिलायंस का शेयर आप खरीद रहे हो वर्थ 1 लाख, 1 लाख रुपए के शेयर खरीद रहे हो आप। ना ना, एक्सपेक्टेड और रियल नहीं है, सब रियल ही तो है। फ्यूचर प्राइस भी रियल ही है, आपके लिए तो कॉमोडिटी है वो, है ना। आप तो एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस प्रोडक्ट को दोबारा बेचोगे आप। देखो, अगर 1 लाख के शेयर खरीद रहे हो तो वी हैव टू पे ₹1 लाख टू बाय शेयर्स। अगर आपको 1 लाख के शेयर खरीदने हैं तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके आपको शेयर मिलेंगे। ठीक है जी। जबकि फ्यूचर्स में अगर आप खरीद रहे हो 1 लाख रुपए का फ्यूचर, अगर आप खरीद रहे हो तो आपको 1 लाख का पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वी हैव टू पे ओनली मार्जिन मनी टू बाय फ्यूचर वर्थ 1 लाख। और वो मार्जिन मनी अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स बता रहा हूं मैं आपको, अप्रोक्स होती है 10% से 15%। दैट इज, अगर यहाँ पे बोलूं तो मैं 10,000 से 15,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे और आपको 1 लाख के फ्यूचर खरीदने को मिल जाएंगे। तो बताओ, दोनों में से अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो कौन सा बेनिफिशियल होगा? शेयर लोगे तो 1 लाख रुपए पूरे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो 1 लाख पे इंटरेस्ट कॉस्ट आएगी, है ना। यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट 1 लाख पे आएगी, जबकि फ्यूचर्स में इंटरेस्ट कॉस्ट जो आएगी वो केवल आपके इन्वेस्टमेंट पे तो आएगी। क्लियर है क्या? आधी बात समझ में? तो फ्यूचर्स खरीदने में आपको पूरे देने नहीं पड़ते पैसे, केवल मार्जिन मनी देनी होती है। और मजे की बात यह है कि ये टॉपिक आपको सीएमए फाइनल में नहीं दे रखा उन्होंने मार्जिन का, ये दे रखा था 2012 सिलेबस में, 2016 सिलेबस आते ही हटा दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है ना, जबकि जरूरी है, ऐसा देना चाहिए। तो ये चीज आपको हालांकि क्वेश्चंस में यूज नहीं आएगी इतनी, पर शेयर जब खरीदोगे तो ध्यान रखना है, तो पूरा पैसा जाता है आपका। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को, जैसे मैंने ऊपर 2 एग्जाम्पल इसीलिए अलग अलग लिखाए थे, देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल फ्यूचर्स का था और वहां पे हमने इंटरेस्ट कॉस्ट इग्नोर कर रखी थी, क्योंकि वहां पे मार्जिन का आपको कैलकुलेशन करके फिर इंटरेस्ट कॉस्ट निकालनी पड़ती। सेकंड क्वेश्चन में मैंने शेयर्स लिखे थे, इसीलिए तो शेयर्स खरीदते वक्त हमें लोन लेना पड़ेगा 1 लाख का, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने प्रॉफिट लॉस निकाल दिया। चलो, अब इसका जो आर्बिट्रेज वाला टॉपिक है वो कल से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 3 होगा आपका आर्बिट्रेज। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास इज ओवर। है क्या कोई डाउट किसी को? साक्षी, बोलो फटाफट, हाँ ना तो बोलो, एंड कर दूं क्या फिर मैं? 1 मिनट। हाँ जी। जून 2018 फॉरेक्स का पूछ रहे हो क्या आप?
हाँ जी बोलो। जून 18 में 4A, जून 18 में 4A। हाँ बोलिए। इंटरेस्ट 30 डेज का क्यों लिया है अभी देखते हैं। देखो, एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम यूएसए वर्थ $10 million एंड इट रिक्वायर्स 90 days टू मेक द पेमेंट। ठीक है, आपने परचेज किया है और 90 डेज की आपको उधार मिली है। यूएसए सप्लायर इज ऑफर्ड अ 60 days इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड एंड फॉर एडिशनल क्रेडिट फॉर 30 days इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 8% पर एनम। देखो इन्होंने क्या बोला है, आपको 90 दिन का टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए। 90 दिन में से वो बोल रहे हैं 60 डेज तो इंटरेस्ट फ्री है, मतलब 60 दिन तक अगर आप पैसे देते हो तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और अगले 30 दिन पैसे देते हो तो वहां पे इंटरेस्ट लगेगा 8% पर एनम। तो इंटरेस्ट तो केवल 30 डेज का ही लगेगा। ठीक है, और साल में 360 डेज आपको मान के चलने। बैंकर ऑफ एक्स लिमिटेड ऑफर 30 डे लोन। अब वो लोन की रिक्वायरमेंट कब होगी आपको, मेरे को बताओ। अगर आपको $10 million देने भी हैं तो आज दोगे या 60 दिन बाद दोगे? आज देने का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, 60 दिन बाद भी दोगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना आपको। तो आप लोन लोगे 60 डेज के बाद, और 30 डेज का लोन लेना है आपको, तो इंटरेस्ट 30 डेज का ही लगेगा इसमें क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दो क्वेरी की है। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द फॉलोइंग ऑप्शन। पहला, पे द यूएस सप्लायर इन 60 डेज। पहला बोल रहा है या तो 60 दिन में पैसे दे दें या फिर 90 डेज में दे दें, कौन सा बेटर है। पर वो तो अगर सप्लायर का ऑप्शन ऑप्ट किया हो तो ना। हाँ, तो सप्लायर का ऑप्शन, दो ऑप्शन है ना, देखो क्वेश्चन में आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे देखो क्या दे रखा है। या तो सप्लायर को 60 दिन में पैसे देने हैं या 90 डेज में देने हैं, ये दो ही तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। 60 दिन में देने हैं तो कितने देने हैं, विदाउट इंटरेस्ट। 90 डेज में देने हैं तो विद इंटरेस्ट। 30 डेज का इंटरेस्ट क्यों लिया, वही तो बता रहा हूँ बेटा। देखो, ये आज है, ये 60 डेज है, ये 90 डेज है। आज पेमेंट करोगे तो कितने देने हैं, $10 million देने हैं। ठीक है, 60 दिन पे दोगे तो भी $10 million दोगे। 90 दिन पे दोगे तो कितना देना है, तो देना है $10 million, और साथ में इंटरेस्ट भी देना है। ये है क्वेश्चन। तो अब मुझे बताओ, अगर 60 दिन में दोगे तो कोई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ही नहीं। यहाँ तो सिंपल है, 60 दिन की फॉरवर्ड रेट दे रखी होगी, देखो आपको ये रही, ये 60 डेज की फॉरवर्ड रेट है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। तो कोई दिक्कत नहीं है ना फर्स्ट में तो। सर बैंक को तो देंगे ना, इंटरेस्ट एड के। बैंक को क्यों देंगे, बैंक से आज लोन थोड़ी लूंगा मैं, बैंक से लोन लेना ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में लोन लेने की जरूरत क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में लोन लेंगे 60 डेज के बाद, है ना, आज थोड़ी लोन लूंगा मैं। एक साल जो बाल आएगा ना तब वो तू हाजत करने हेलो, सर आंसर में ऐड किया है बैंक, हाँ किया होगा। अरे मैं वही तो बता रहा हूँ, इंटरेस्ट तो ऐड होगा, पर पेमेंट जो फॉरेनर को होगा वो तो इतना ही होगा ना। अब दोनों आंसर को कंपेयर करोगे तो दोनों को एक टाइमिंग पे लेके जाना पड़ेगा ना। इस वाले आंसर को भी 90 डेज पे ले जाना पड़ेगा, और इस वाले आंसर को ऑलरेडी 90 डेज पे, तभी तो ये दोनों आंसर कंपेयर हो पाएंगे। तो बैंक से लोन कब लोगे आप, चलो मैं करवा ही देता हूँ इसको, फटाफट देखो आप। शॉर्ट में करवा रहा हूँ मैं बिना फॉर्मेट के। फर्स्ट वाले में आपको बोला है 60 डेज के बाद पेमेंट करो आप। तो देखो करना क्या है आपको, कोर्स ऑफ एक्शन। जीरो पे नो एक्शन आज, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी एक्शन लेना है। यहाँ पे आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है, बाय करना है। एफ प्लस करना पड़ेगा ना आपको, फॉरवर्ड में खरीदोगे आप, कहाँ गया क्वेश्चन, फॉरवर्ड में खरीदोगे आप 65.10 में, कितने हैं, 10 मिलियन, 10 मिलियन एट द रेट ऑफ 65.10।
ओके है यहाँ पे 60 डेज का फॉरवर्ड यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा आपको। 60 डेज बाद क्या करना है आपको? 60 डेज बाद आपको करना है एक्चुअल में बाय करना है। देखो बाय करने हैं आपको $10 मिलियन एट द रेट ऑफ 65.10। कितना आएगा? $651 मिलियन रुपीज आ गया ना ये। अब इतने रुपीज आएंगे कहां से? तो बोल रहे हैं यहाँ से लोन लो ना बैंक से। बैंक से लोन लेना पड़ेगा 651 मिलियन का। तो इस दिन का इनफ्लो आउटफ्लो कितना हो गया? इस दिन का इनफ्लो आउटफ्लो 0 हो गया है ना। और जो मैंने डॉलर खरीदे हैं वो डॉलर खरीद के किसको दे दिए मैंने? वो मैंने दे दिए जिससे मैंने इंपोर्ट किया था। तो ये तो हो गई कहानी खत्म। अब आ जाओ आप 90 डेज में। अब 90 डेज बाद बैंक का लोन चुकाएंगे हम। अब बैंक का यहाँ पे लोन रीपे कर दो आप। लोन रीपेमेंट बताओ, लोन रीपेमेंट करते वक्त कितने दिन का ब्याज देना है? 30 दिन का ही देना है या ज्यादा देना है? सोचो। 10% की रेट है। 10% इंटू 30/360, ये तो इंटरेस्ट हो गया। और प्लस कर दो इसमें 651 मिलियन। इतना आप पेमेंट करोगे बैंक को, कितना आएगा? $656.425 मिलियन। बताओ आगे क्या समझ में? ये दिस इज द कैलकुलेशन। फर्स्ट ऑप्शन में इतने रुपए का पेमेंट जाएगा आपकी जेब से, तो पेमेंट हमेशा 90 डेज पे तो जाएगा है ना। 0 पे कुछ नहीं जाएगा। 0 पे केवल आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। 60 डेज पे कुछ नहीं जाएगा क्योंकि जितना जाएगा उतने का आपको लोन लेना पड़ेगा। और 90 डेज पे आपका एक्चुअल पेमेंट जाएगा। आंसर में कितना है? 65.1 है। 65.1 मिलियन है। किसने 651 मिलियन बताया फिर? नहीं 651 ही तो होगा। 651 इज राइट। उससे फर्क ही क्या पड़ रहा है? हम तो मिलियंस में निकाल रहे हैं। 1 मिलियन 10 lakhs होता है, बिल्कुल सही होता है। पर यहाँ तो साफ साफ दे रखा है 10 मिलियन को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो 651 ही तो आएगा। तो मिलियंस में निकाल रहे हैं हम, तो सही है आंसर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई कि साक्षी? अब इसका सेकंड भी बता देता हूँ फटाफट। सेकंड में बोल रहे हैं आप पेमेंट 90 डेज में कर दो। तो कुछ नहीं करना, आज F प्लस करना है 90 डेज वाला। और 90 डेज की रेट कितनी दे रखी है? 65.50। तो यहाँ पे आप प्लस कर दोगे 65.50 पे। तो यहाँ तो कोई इनफ्लो आउटफ्लो होगा नहीं और लोन भी नहीं लेने की जरूरत। 90 डेज में डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे हम। कितना हो जाएगा? 10 मिलियन एट द रेट ऑफ 65.50। तो आपका आ जाएगा 655 मिलियन का आउटफ्लो। ये लो जी। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? 90 डेज वाला ऑप्शन बेटर है, इसमें आपका आउटफ्लो कम हो रहा है। ठीक है, हाँ अब आ गया। चलो जी, वेरी गुड। देखो जितने भी क्वेश्चन में डाउट हो मैं करवाता हूं, उसको दोबारा किया करो जाके। और बोलना है किसी को कुछ, या करें क्लास एंड? क्वेश्चन 14 का आंसर, क्वेश्चन 14 का आंसर आप लोग बताओ एक बार। अगर सबका मैच हो रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर मेरे को निकाल के बताना पड़ेगा। क्वेश्चन 14 कौन सा था? क्वेश्चन 14 अनसोल्ड वाला है ना वो? बताना आप लोग फटाफट कितना आंसर आ रहा है आपका।
जिसने सॉल्व कर लिया उसका आंसर बताना। वन 139.92 और किसी ने सॉल्व किया ही नहीं लगता है, मेरे को लग रहा है ऐसा। स्नेहा के अलावा किसी ने भी सॉल्व नहीं किया क्या? और क्या निकालना था? एनपी भी निकालना था ना इसमें। देखो किसी ने सोल्व नहीं किया। और चलो आज आज के लिए स्पेसिफिक होमवर्क है, ये 14 क्वेश्चन सब करके लाएंगे, या फिर चलो मैं करवा दूंगा कल। ये इसको पेंडिंग रखो, कल मैं सॉल्व ही करवा दूंगा, आंसर मैच हो जाएगा। अभी के लिए मैं लिख लेता हूँ, आपका कितना आ रहा है 139.92। चलो जी ठीक है, कल ये क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर भी मैच हो जाएगा। बाकी सब लोग करके आएंगे कल इसको। चलो बाय बाय फॉर टुडे।